सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पर। और जैसा कि मैंने लर्निंग नीट की कम्युनिटी टैब पे प्रॉमिस किया था कि ठीक है, आज आपकी जो है वो इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे सेकंड चैनल यानी कि एग्जाम डोज पर। क्योंकि लर्निंग नीड पर ज़्यादा लर्नर्स जो है संस्कृत सब्जेक्ट के हैं। हालांकि सुपर टेट के लिए डेफिनेटली लैंग्वेज की क्लासेस वहीं चलेंगी क्योंकि उसमें कंपलसरी होता है। बाकी की क्लासेस आपकी एग्जाम डोज पर चलेंगी, तो वो डिवाइडेड रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल यूपी टेट की बात करते हैं तो इंग्लिश की प्रैक्टिस जितने भी दिन हमारे पास अभी बचे हैं हम उसमें कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करने से क्या होगा कि चीज़ें आपको याद रहेंगी। क्वेश्चन ज़रूरी तो नहीं है कि सेम ही आए, पर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो ज़्यादा चीज़ें ठीक होती हैं। जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ग्रामर रिवाइज करनी है बहुत ही सरल भाषा में, तो लर्निंग नीड पे इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसे आप चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे आपको सही प्रोनाउन कौन सा आएगा वो चूज करना है। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद ब्लैंक, हर, शी, ही, हिज। क्या आना चाहिए यहाँ पे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे सही जो आंसर हो सकता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, हर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी आएगा वो या तो आपका या तो हिम होता, हर होता, देम होता, ऐसे प्रोनाउन आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस टाइप के प्रोनाउन हैं जो वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। और यहाँ पे जो भी प्रोनाउन आप फिल करेंगे वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है इस पूरे वाक्य में। अब बाकी के जैसे है शी है, ही है, ठीक है, तो ये सब क्या सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, तो ये सब नहीं होंगे। ओके, हर ही सिर्फ एक ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रामर का बेसिक भी है। मतलब ये कहने का मतलब है कि वो शब्द जिनको बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ से आप उल्टा भी पढ़ते हैं तो भी समान वर्तनी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, सेम ही बोले जाएंगे, क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ज़्यादा हिंदी बोल रही हो ना, उत्तर वो हैबिट में आ गया है। करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, इनको कहा जाता है पैलेंड्रोम। ठीक है, पैलेंड्रोम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप हिंदी में कहते हैं विलोम काव्य भी कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देते हैं इसका, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैडम, बेस्ट एग्जाम्पल है ना। ये लिखा है मैडम, अब आप इसको पीछे से पढ़िए तो आप क्या पढ़ेंगे? MADAM, पीछे से भी आप पढ़ेंगे इसको मैडम। एक और एग्जाम्पल देते हैं, चलिए, सिविक। सिविक, इसको इधर से पढ़ेंगे तो भी सिविक पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे तब भी सिविक पढ़ेंगे। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो कहलाते हैं पैलेंड्रोम। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बॉक्स। बॉक्स का प्लूरल क्या होगा? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। यस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सेस। अगर लास्ट में एक्स है तो उसमें क्या ऐड होता है? ES ऐड होता है। ओ है, एक्स है ना, एच है, ये सारी चीजें। चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे सिंगुलर बताना है लीव्स का। लीव्स मीन्स पत्तियां, और सिंगुलर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीफ। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट में एफ या फिर FE रहा किसी भी वर्ड के, तो उसका जो प्लूरल बनता है तो वो एफ या FE कट जाता है और उसमें VES ऐड हो जाता है। यहाँ पे वही चीज हुई है, लीफ में एफ जो है वो कट गया है और उसमें VES ऐड हो गया है। एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा। विच इज नॉट एन एंटोनीम ऑफ द गिवन वर्ड लवली। इनमें से कौन सा शब्द है जो लवली का एंटोनीम नहीं है? हालांकि एग्जाम में ये सब कुछ आपको खुद से समझना है, मैं भी आज हिंदी एक्सप्लेन कर रही हूँ। एग्जाम के जब 2-3 दिन बचेंगे तब से जो प्रैक्टिस होगी उसमें कोई हिंदी एक्सप्लेन नहीं की जाएगी। ओके, एंटोनीम मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। तो इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, टॉल। टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा। तो ये इसके विलोम शब्द के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है। बाकी अगली है, ऑफुल है, ड्रैब है, ये सभी इसका विपरीतार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन से सेंटेंस में शब्द जो है वो सही क्रम से लगे हैं, जैसा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लगना चाहिए। कोशिश की है कि जो आपके ग्रामर का सिलेबस है उसके हर टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूडेड हो। लाइक करिएगा वीडियो को प्लीज।
सो यस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जैक लव्स म्यूजिक। जैक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लव्स यहाँ पे वर्ब हो गया और म्यूजिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही बेसिक हमारा स्ट्रक्चर चलता है किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में। चूज द बेस्ट आंसर। व्हाट इज योर सिटी लाइक? व्हाट इज योर सिटी लाइक? अब यहाँ पे चार आंसर दिए। अगर आपने आपसे किसी ने ये क्वेश्चन किया तो आप इसमें से क्या आंसर देना बेस्ट समझेंगे? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है कि आप क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका शहर कैसा लगता है। लाइक वर्ड ऐड हो गया तो इसका मतलब आपका शहर कैसा लगता है। अब आपको इसके बेस पे आंसर देना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा इट्स स्मॉल बट नाइस, यानी कि ये छोटा है लेकिन अच्छा है। तो ये सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आई हैव नो आइडिया, ये आंसर तो आप देंगे नहीं। मतलब कोई आपसे आपके शहर के बारे में पूछेगा तो आप बोलेंगे मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ बोलेंगे। आई लाइक इट लॉट, मुझे बहुत पसंद है। तो पूछा क्या जा रहा है कि आपका शहर कैसा लगता है, ठीक है, कैसा है। शहर के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? बस मुझे बहुत पसंद है, नहीं, या मुझे नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक इट। ये सारे इनएप्रोप्रिएट आंसर्स होंगे। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द विक्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। यहाँ पे इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब है, ये इतना बताना है। तो एडवर्ब होते क्या है? जो वर्ब को की विशेषता बताते हैं, यानी कि जो आपकी क्रिया होती है उसकी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाउडली। ठीक है, क्योंकि स्लैपिंग यहाँ पे क्या है? चाटा मारना क्या चीज़ है? यहाँ पे वर्ब हो रहा है। और चाटा कैसे मारा गया? तेज से, है ना, कि उसकी आवाज़ गूंज उठी इतनी तेज से। तो लाउडली जो है वो इसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया है आपका डॉट, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वर्ड जो है इसका अपोजिट है एंटोनी में। यस यस, गेस करते रहिए, बिल्कुल आंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लड। ठीक है, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, डॉट मीन्स होता है सूखा, सूखा पड़ना जानते हैं, वो चीज़ होती है। फ्लड मतलब होता है बाढ़ आना। तो बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं दोनों। विच प्रिफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ये इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आपके जो पहला सुपर टेट हुआ था उसमें पूछा गया था, कि दो तीन वर्ड दे दिए थे और उसका कॉमन प्रीफिक्स बताना था कि इसमें क्या ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, वर्ड्स वर्ड्स अलग थे। चलिए बताइए कौन सा प्रीफिक्स तीनों में ऐड किया जा सकता है। टेक, चीफ, बिहेव। सो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस हो जाएगा। देखिए, मिस्टेक, मिसचीफ, मिसबिहेव, तो ये तीनों के ही साथ बिल्कुल सुटेबल रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। डेफिनेटली प्रीपोजिशन से आपका क्वेश्चन आएगा, गारंटेड है। ही डील्स ब्लैंक राइस। प्रीपोजिशन के बारे में बहुत लर्निंग नीड पे पढ़ा रखा है, सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है इंग्लिश ग्रामर की। अच्छा, उसकी लिंक मैं यहाँ के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट की, आप चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन, ही डील्स इन राइस होगा। जितने भी लोगों ने गेस किया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे। डील्स इन, ये आपका मतलब एक कुछ होते हैं ना, कुछ प्रीपोजिशन जो कि हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, तो यहाँ पे डील्स इन हो जाएगा। और इसका अर्थ होता है व्यापार करना या लेन देन करना। ठीक है, तो इसमें इन ही लगता है। तो ही डील्स इन राइस जब आपका सेंटेंस बनेगा तो इसका मतलब निकलेगा कि वह चावल का व्यवसाय करता है। अब यहाँ पे जब आप हिंदी में देखते हैं, जब वह चावल का व्यवसाय करता है, तो कहीं पर भी आपको मे वर्ड नहीं मिलता, फिर भी इसके साथ लगेगा इन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। द टॉल गर्ल मेट अ बॉय। द टॉल गर्ल मेट अ बॉय। सो द करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाता है आपका इस क्वेश्चन के लिए, यस, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, टॉल। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। यहाँ पे लंबी लड़की की बात हो रही, तो लड़की की विशेषता क्या है कि वो लंबी है। सो ये हो जाता है आपका आंसर। चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट एड ER एट इट्स एंड एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। एक ऐसा ऑप्शन चुनिए यहाँ से जिनमें आप ER लास्ट में ऐड करके नया वर्ड नहीं बना सकते। ER नहीं ऐड किया जा सकता, गलत हो जाएगा अगर आप कर देंगे तो।
एंड काफ़ी इजी है मेरे ख्याल से। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका, जनरली हम ई आर ऐड करते हैं क्या, किसी भी एडजेक्टिव में उसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए, कंपैरेटिव उसका बनाने के लिए हम ई आर ऐड करते हैं बेसिकली, एक नॉर्मल वे में। ठीक है, और भी प्रोसेस होती हैं, अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव में अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है, लेकिन ई आर बेसिक है। टाइम में आप ऐड नहीं कर सकते हैं ई आर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम में ई आर लगा के इसका कंपैरेटिव नहीं बनाया जा सकता। Choose the best option to complete the given sentence. There are not blank people here. क्या होना चाहिए यहाँ पे सही वर्ड, सुटेबल वर्ड जो यहाँ पे हो सकता है? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैनी। क्यों? देयर आर नॉट, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आर एन पढ़ सकते हैं। मैनी पीपल, पीपल यानी व्यक्ति हो गए। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति को गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, कहीं ना कहीं ये काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे जो भी एडजेक्टिव आएगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जैसे एडजेक्टिव के टाइप भी बहुत होते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, यानी कि जो नंबर संख्या को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी आएगा कि यहाँ पे जो है बहुत लोग, वहाँ पे बहुत लोग नहीं हैं, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the word opposite in the meaning to the given word ability. Ability का opposite या एंटोनिम बताना है, that much. So easy है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनएबिलिटी, ये करेक्ट आंसर होता है। एबिलिटी मीन्स क्या होता है? योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य, कुछ भी आप कह लें। और इनएबिलिटी मतलब अक्षमता, अयोग्यता, जस्ट अपोजिट। Which suffix can be used with the following words? Spoon, mouth. अगेन आपका जैसा प्रीफिक्स वाला क्वेश्चन था वही है, बट यहाँ पे सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो आप लास्ट में ऐड करते हैं, जिसको आप हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। तो कौन सा सफिक्स है जो दोनों में ऐड किया जा सकता है? यस, जितने भी लोगों ने गेस कर लिया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी फुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे स्पून फुल भी यूज़ किया जा सकता है, यानी चम्मच भर के, या माउथ फुल भी यूज़ किया जाता है, यानी कि कौर जो होता है आप ले लेते हैं मुंह भर के, ये इसका कहने का अर्थ होता है। लेकिन बाकी और कोई भी आप सफिक्स लगाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फॉर द क्वेश्चन बेलो चूज द बेस्ट आंसर। अगेन यहाँ पे सही आंसर क्या आप दे सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, वो आपको बताना है। शैल वी गो टू द जिम नाउ? शैल वी गो टू द जिम नाउ? अच्छा, जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि जैसे ही यूपी टेट खत्म हो हम बिल्कुल लग जाए हमारे सुपर टेट की प्रिपरेशन में, क्योंकि एग्ज़ाम आपके 2020 के क्वार्टर में होना है, तो समय नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हाई इंटर लेवल तक का हमें हर चीज़ पढ़ना है, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक प्रॉपर तैयारी, और रिपीटेड तो होगा ही नहीं, रिपीट चीज़ नहीं होगी बिल्कुल भी सुपर टेट की प्रिपरेशन में, कि आज यही पढ़ाया है फिर एक हफ्ते बाद फिर से वही चीज़ पढ़ा दिए, नहीं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। सिलेबस वैसे भी बहुत ज़्यादा है टाइम के हिसाब से, तो इसलिए आपकी अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो देखिए लॉस आपका भी होगा, और हम तो क्लास चला ही रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है यहाँ पे। सो 17 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉट एट ऑल। शैल वी गो टू द जिम नाउ, यानी कि क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि क्या अब हमें जिम जाना चाहिए, है ना, क्या अब हमें जिम जाना चाहिए? तो आप आंसर दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर आप बाकी के आंसर देते हैं, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ, तो अरे आपसे ये थोड़ी पूछा जा रहा है कि आप थके हो कि क्या हो, बस वो पूछा जा रहा है कि आपको क्या हमें जिम जाना चाहिए, हाँ या ना। आपका आंसर हाँ या ना में आना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। इट्स वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ यहाँ पे नहीं बोला है ये बहुत अच्छा है, ये भी आंसर पूछा नहीं जा रहा है कि अच्छा है कि बुरा है। आई सपोज यू कैन, मुझे लगता है तुम कर सकते हो, ये इसका कोई तुक ही नहीं बनता है, तो आंसर आपका सी स्टार सही होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, यू शुड ब्लैंक योर होमवर्क। एक सुटेबल वर्ब यहाँ पे जो आना चाहिए वो आपको चूज करना है, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यू शुड डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, ये हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे अगर ऑप्शन होता तो वो भी बिल्कुल सही था कि तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, वो भी करेक्ट हो जाता, बट वो ऑप्शन में नहीं है। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर।
अगेन यहाँ पे वर्ड ऑर्डर करेक्ट जो हो जिस सेंटेंस में वही चूज करना है। स्ट्रक्चर तो सबको आई थिंक क्लियर होंगे, सभी टाइप के सेंटेंस के पढ़ाया हुआ है ये सब चीज़ मैंने। नहीं है तो एक बार एग्ज़ाम के पहले ज़रूर क्लियर करके जाइएगा, इंग्लिश का रहता है थोड़ा सा यूपी टेट में। ओके तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आई लेंट हिम माई पेंसिल। आई लेंट हिम माई पेंसिल, ये करेक्ट ऑर्डर दिखा रहा है जहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट द्वारा जो भी वर्ब किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट या फिर मॉडिफायर के साथ एक निश्चित क्रम में लगा है। अगर बाकी की बात करें सेंटेंस की तो आई लेंट माई पेंसिल हिम, आई लेंट माई पेंसिल हिम बिल्कुल गलत आ रहा है, मतलब पढ़ के ही लग रहा है कि हाँ गलत है। माई पेंसिल आई लेंट हिम, माई पेंसिल इसको अगर हमने ये ऑब्जेक्ट लगाया, माई पहले लगा दिया फिर माई पेंसिल, चलो ठीक है इसके बारे में बात हो, फिर आई यहाँ पे नहीं लगाना होगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर माई पेंसिल हिम आई लेंट, तो ये भी बिल्कुल गलत है, यहाँ पे हिम एज ऑब्जेक्ट यूज़ होता है ना, तो इस तरह से आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आई लेंट हिम यहाँ पे पहले ये एक ये सेंटेंस हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये अदर वर्ड में आ गया। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्ट इस तरह से यूज़ होते हैं, एक जिसको आप अदर वर्ड भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना, डबल ऑब्जेक्ट जो यूज़ होते हैं वो। बिल्कुल सीबीएसई स्कूल्स की आप लोग बुक पढ़िए एक बार, ग्रामर की, बहुत बेहतरीन दिया रहता है, चीज़ें बहुत अच्छे से दी रहती हैं ये सब चीज़ें। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या सही होगी रिसीव की? अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ हर चीज़ को, क्या एक्सप्लेनेशन के साथ ही चाहिए या बस सिंपल सा मॉक टेस्ट, क्वेश्चन आंसर कमेंट करिएगा, है ना, एक बार तो मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आप क्या चाह रहे हैं। ओके करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाता है आपका, देखिए स्पेलिंग होती है RECEIVE, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। विच इज़ नॉट अ साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्वेरल, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा करना, और इसका समानार्थी शब्द नहीं है जो, वो बताना है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेरी। इसका मतलब हो जाता है खदान या खुदाई करना, तो ये इसका कोई भी कनेक्शन आपके क्वेरल से नहीं है, झगड़ा करने इसके विपरीतार्थक शब्द सॉरी समानार्थी शब्द के अंतर्गत ये नहीं आता। यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दो शी इज पुअर ब्लैंक शी इज ऑनेस्ट। बेटर कंजक्शन क्या यूज हो सकता है यहाँ? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, येट दो शी इज़ पुअर येट शी इज़ ऑनेस्ट, मतलब कि भले ही वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऑल्दो लगा होता है तो ऑल्दो के साथ में कॉमा का और दो लगा अगर है तो वहाँ पे येट का यूज़ जो है वो बेटर माना जाएगा। तो अगर दो लगा है तो आप येट का यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, ऑल्दो लगा है तो सिंपल एक कॉमा दे दिया जाता है, दैट मच। ऑल्दो लगा होता है तो यहाँ एक कॉमा दे देते, काम खत्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Is Delhi in the following sentence a part of subject or predicate? एक सेंटेंस है, इसमें बताना है कि दिल्ली क्या है, सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपका मिलता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक आपका प्रेडिकेट होता है, उद्देश्य विधेय जिसे हिंदी में कहते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे दिल्ली जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, कर्ता के रूप में यूज़ हुआ है कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया। बाकी का इज से लेके पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेडिकेट है। पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके यहाँ पे क्या सुटेबल प्रोनाउन आएगा ये बताना है। शी सेड आई विश आई वर अ क्वीन, अब इसका आपका चेंज कर दिया गया जब स्पीच, तो शी विज्ड दैट, दैट ऑप्शनल है, ब्लैंक वर अ क्वीन। नरेशन वगैरह इससे क्वेश्चन आते हैं, वॉइस से क्वेश्चन आता है, एक बार देखिएगा, बहुत ही इजी वे में मैंने पढ़ाया भी है लर्निंग नीड पे, प्लेलिस्ट की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, चेक करिएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आता है इस क्वेश्चन के लिए आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शी, क्योंकि
क्या होता है? देखिए आपका जो ये है, जो जिसके बारे में बात हो रही है, जो आपकी वहाँ पे हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही जो है प्रोनाउन आपको लगाना है ना, तो यहाँ पे शी ही यूज होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आना चाहिए? इट वॉज ब्लैंक यूनिक साइट। तो देखिए भले ही यहाँ पे यूनिक लिखा है, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिक। इसमें लिखते ही नहीं बनता, वेट, यूनिक ऐसा पढ़ रहे हैं, यानी कि य से पढ़ रहे हैं, कोई भी स्वर से नहीं पढ़ रहे बल्कि व्यंजन से इसका उच्चारण हो रहा है, तो इसके साथ हम ए का ही यूज़ करते हैं। और इसका और एग्जाम्पल ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, जिसके साथ हम एन का यूज़ करते हैं, भले ही वो एच से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन हम ऑनेस्ट कर रहे हैं, यानी कि स्वर से हो रहा है, तो उसके साथ एन लगता है। यूनिवर्सिटी हो गई, भले ही यू से स्पेलिंग होती है, लेकिन क्योंकि प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से हो रहा है, इस वजह से उसके साथ ए लगता है। तो ये कुछ जो है एक्सेप्शन हैं जो आपको याद रखने, इन्हीं में से पूछा भी जाता है, ताकि आप होंगे कंफ्यूज और लगाएं गलत आंसर। ठीक है, वो चाहते हैं एग्जाम लेने वाले कि आपसे गलतियां हो, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं। एनीवेज, राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ टेस्टेटर। फेमिनिन फॉर्म मतलब कि इसका स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको टेस्टेटर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए पहली बात तो टेस्टेटर का मतलब क्या होता है, अब आपको ये पता होगा तभी तो आपको बनेगा। एनीवेज, अभी आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर आई थिंक सबने सही गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, टेस्टैरिक्स। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। टेस्टेटर का मतलब होता है वसीयत करता, और वो ये जो है बस उसी का स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस blank politics and sport in India. Among, in, between या within, यहाँ पे क्या आना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको कि कहाँ पे आपको बिटवीन का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको एमंग का यूज़ करना है, क्या उसमें डिफरेंस होता है, बताया हुआ है। तो देखिए, अच्छा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा, बाकी सब वर्ड्स तो ठीक है समझ में आ रहे होंगे, तो इसका अर्थ होता है, देखिए किसी में कोई संबंध या बंधन या कोई कड़ी होना, ठीक है, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होना चीज़ों को। तो देखिए जब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, दो चीज़ों के बीच की बात है, पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स की बस बात हो रही है, दो है, तो वहाँ पे आपका हमेशा बिटवीन यूज़ होगा। अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा होते हैं तब आपका एमंग यूज़ होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, वॉइस बताना है, हर टॉपिक से क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, कौन सी वॉइस में है ये? एक्टिव है, पैसिव है, दोनों है, कोई नहीं है? अच्छा, वीडियो को लाइक अब तो कर दीजिए सभी लोग, और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग बस यूपी टेट कंप्लीट होने तक में 1000 सब्सक्राइबर यहाँ पे कंप्लीट कराइए, अभी बिल्कुल भी नहीं है, और ताकि क्लासेस चले यहाँ पे, लाइव क्लासेस प्रॉपर हर सब्जेक्ट की चल पाए, तभी मन लगता है थोड़ा सा। जब कोई व्यूवर्स रहते हैं तभी है ना पढ़ाने का भी मन करता है। कॉमन सी बात है, आप सब भी टीचर है, अगर आप क्लास में जाएं वहाँ कोई लर्नर ही ना रहे तो आपका मन लगेगा? एक जिस दिन स्कूल में एक दो बच्चे आते हैं तो मन करता है पढ़ाने का? बिल्कुल नहीं करता। तो इस वजह से प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जैसे लर्निंग नीड को किया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, वो हो जाता है एक्टिव वॉइस में है ये आपका सेंटेंस, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। सिंपल सा सेंटेंस है आपका। मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स, ड्रॉ, होल्ड, स्टैंड। अगेन यहाँ पे कॉमन प्रीफिक्स बताना है जो तीनों में लग सके। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, विथ लगेगा, विदड्रॉ, ठीक है, सभी लोग करते होंगे विदड्रॉल वगैरह, विद होल्ड और विद स्टैंड। तो ये तीन वर्ड्स जो हैं वो, यानी कि विद जो है वो तीनों वर्ड्स के साथ लग सकता है। सो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। और इसके बाद कल भी आपको मिलेगी प्रैक्टिस सेट इंग्लिश की, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? एटलीस्ट 50 लाइक्स यहाँ पे करने होंगे, 50 लाइक कंप्लीट कराने होंगे मेरे। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी, वर्ब क्या है यहाँ पे?
सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे वर्ब जो है यही वर्ब है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? देखिए बाकी चीज़ें हैं, लीव्स हो गई वो आपकी, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर ली गई है। येलो एंड स्टिकी इसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है। अब बचा क्या, तो यहाँ पे एक सहायक क्रिया जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उसी का बस यूज़ डायरेक्ट किया गया है, दैट इज़ वर्ब। ठीक है, वर्ब, तो ये सही आंसर हो जाता है। सो आई जस्ट होप यू लाइक द क्लास। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।